2019 से भी कुछ महीने पहले उमर अल बशीर जब सूडान पर हुकूमत किया करता था तो उस वक्त भी नवंबर 2018 में सूडान आर्मी फोर्स एसएएफ के लीडर अब्दुल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के लीडर मोहम्मद हमदान डिगोली ने मिलकर उमर अल बशीर को हटाने का प्लान किया और काफी हद तक ये अपने इस प्लान में कामयाब भी रहे। मगर जैसे ही इन दोनों फोर्सेस के लीडर ने उमर अल बशीर को रास्ते से हटाया तो उसी वक्त सूडान के हालात और भी खराब होने लगे। आरएसएफ और एसएएफ यानी सूडान आर्म फोर्स और रैपिड सपोर्ट फोर्स दोनों फोर्सेस 1989 के बाद से ही करीब 30 साल तक उमर अल बशीर के लिए काम करते आ रहे थे और फिर सूडान के लोगों के साथ मिलकर उमर अल बशीर की हुकूमत खत्म कर दी। 2023 के बाद से सूडान में 1.5 लाख लोग मारे गए। कोई इन जर्नलों की आपस की जंग की वजह से मारे गया तो बहुत से प्यास और भूख की वजह से मारे गए। सूडान के लोगों को मारने वाले असल में ये जर्नल नहीं बल्कि कोई और ही थे। सूडान जब पूरी दुनिया बदल रही थी तो उसी वक्त सूडान भी आजाद हुआ। इसके बाद हमें सूडान में सिविल हुकूमतें देखने को मिलती है। 1956 के बाद भी कई बार इसी तरह फौजी जर्नलों ने सिविल हुकूमतें खत्म करने की कोशिश की मगर हर बार ये नाकाम रह जाते और आखिर 1989 में उमर अल बशीर ने सिविल हुकूमत खत्म कर दी। सूडान के लोगों को ये यकीन दिलाया कि ये सूडान की हालत बेहतर करेंगे और शुरू के कुछ साल गुजरे भी ठीक मगर फिर उमर अल बशीर ने सूडान के लोगों पर जुल्म करना शुरू किया। 1956 में जब सूडान आजाद हुआ था तो आजादी के साथ सूडान फिर से 2 हिस्सों में तकसीम हुआ जिसे शुमाल और जुनूबी सूडान कहते हैं। 2 हिस्से दोनों ही अलग दुनिया थी। शुमाल में अरब नस्ल के मुसलमान रहते थे और जुनूब में अफ्रीकी ईसाई थे। सूडान के साथ जितनी भी कंट्रीज जुड़ी हुई थी सबको ऐसा लगता था कि ये फर्क जल्दी खत्म हो जाएगा और 1956 के बाद वाली सिविल हुकूमत में सब कुछ ठीक भी रहा मगर 1989 के बाद से ही दोनों मजहबों का मसला शुरू हुआ और इसी का फायदा उठाया उमर अल बशीर ने। इसने शुमाल और जुनूब दोनों हिस्सों में अपनी फौजें भेज दी और इसी तरह पूरे सूडान पर जुल्म करना शुरू कर दिया। दारफूर सूडान का मगरबी हिस्सा था जिस जमीन के नीचे सोने और तेल की तादाद बहुत ज्यादा थी। वहाँ पर 2003 के बाद से झगड़ों में तेजी आ गई। इसके बाद उमर अल बशीर ने आरएसएफ ग्रुप को दारफूर भेज दिया। ये ग्रुप वहाँ पर लोगों को मारते और फिर उन्हें जला देते थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे जंगी मुजरिम करार दिया। दारफूर में बहुत तेजी से नस्लों को खत्म किया जा रहा था मगर बशीर ने इक़्तिदार नहीं छोड़ी। वक्त गुजरता गया, 10 साल, 20 साल और फिर 30 साल गुजर गए। बशीर की हुकूमत इसी तरह चलती रही। पूरे सूडान का सोना कुछ ही लोगों के पास था और आम लोग भूख से मर रहे थे। मीडिया भी खामोश था मगर कुछ ही सालों बाद ये खामोशी बशीर पर भारी पड़ने वाली थी। 2018 में लोगों ने इसकी हुकूमत को गिराने का फैसला किया और पूरे सूडान में एहतजाज हुए। कुछ ही महीनों में इस एहतजाज ने पूरे सूडान को हिला कर रख दिया। अप्रैल 11 2019 को फौज ने उमर अल बशीर को हटा दिया। सूडान में दोनों मजहब के लोगों ने जश्न मनाया लेकिन अभी भी असली खतरा बाकी था सूडान के लोगों के लिए। बशीर के जाने के बाद फौज ने कहा कि वो कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए हुकूमत बनेगी और इसके बाद यही हुकूमत सूडान के लोगों को सौंप दिया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा। महीनों गुजर जाने के बाद एक मुआहिदा हुआ। फौज और सूडान के लोगों के दरमियान एक नई कौंसिल बनाई गई जिसमें सूडान के लोगों की तरफ से उनका प्राइम मिनिस्टर होगा और उस वक्त के फौज के लीडर अब्दुल फतेह अल बुरहान जिसे एसएएफ का लीडर भी कहा गया वो और आरएसएफ के लीडर को सूडान सौंप दिया गया। अगर आपको याद हो तो आरएसएफ वही ग्रुप था जो जुनूबी सूडान में लोगों को जिंदा जलाता था और अब इसी आरएसएफ को सूडान की हिफाजत करनी थी। लेकिन हकीकत ये थी कि इन दोनों ग्रुप के लीडर एक दूसरे के दुश्मन थे। आरएसएफ के पास पैसा था क्योंकि इसके ग्रुप ने सूडान के पूरे सोने पर कब्जा किया हुआ था और वो सोने को इलीगली फॉरेन कंट्रीज खास तौर पर यूएई को भेजता था और दूसरी तरफ एसएएफ के लीडर अल बुरहान के पास सूडान की फौज थी और इसकी मदद कर रही थी मिस्र और रशिया की कंट्रीज। इन दोनों ग्रुप के लीडर सूडान पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते थे। वक्त गुजरता गया, 2020 और 21 में सब कुछ ठीक रहा मगर 2021 के आखिर में ही इन दोनों ग्रुप के लीडर्स ने सूडान के लोगों की तरफ से बनाए गए उनके प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया यानी सिविल हुकूमत को 2021 में एक बार फिर से हटा दिया। अल बुरहान यानी फिर से फौज ने सूडान पर कब्जा कर लिया
और इसका साथ दिया RSF ग्रुप ने। RSF और SAF ने फिर से पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। लोगों ने फिर से एहतजाज किए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 2022 में सूडान की असल फौज SAF और RSF दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुए। सूडान की फौज SAF चाहती थी कि RSF खुद को सूडान के फौज SAF के हवाले कर दे ताकि पूरा कंट्रोल एक हो सके, मगर RSF ने इनकार कर लिया। RSF के लीडर ने ये कहा कि वो अपने फोर्स को आजाद रखना चाहता था और यही से इस सारी कहानी का रुख बदलने वाला था। अप्रैल 2023 में एक बार फिर से सूडान की जमीन पर आम लोगों का खून बहने लगा। अप्रैल 2023 के बाद से अब जो सूडान में होने जा रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी अब, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा इंसानी क्राइसिस होने वाला था सूडान में, और ये क्राइसिस गजा से भी बड़ा था। सूडान को भी पिछले कई सालों से दुनिया देखकर भी नजरअंदाज कर रही है। खर्तूम सूडान का फेडरल कैपिटल शहर था जो कि अब मलबे का ढेर बनने जा रहा था। असल में SAF और RSF के दरमियान होने वाली जंग की शुरुआत में खर्तूम में फौजी तैयारे आसमान पर गश्ते काट रही थी और RSF के पूरे फोर्सेस इसी शहर की इमारतों में छुपी हुई थी और इन सब के दरमियान आम लोग पिस रही थी। खर्तूम के बाजार जला दिए गए, स्कूल, घर, पूरे शहर को मलबे में बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये जंग खर्तूम से निकलकर पूरे मुल्क में लग गई। 2003 में दारफूर और अब 2023 में खर्तूम में इंसानी नस्ल को खत्म किया जाने लगा। खर्तूम के बाद एक बार फिर से दारफूर में RSF ने अपनी फौज बढ़ा दी। 2003 के बाद दारफूर में फिर से गांव जला दिए गए, हजारों लोगों को मारा जाने लगा। दूसरी तरफ SAF ने भी अपने हमले तेज किए। फौजी हथियारों से ही नीचे शहरी आबादी को निशाना बना दिया जाता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा भूख और बेघरी का शिकार हो चुकी थी। खुराक और पानी खत्म हो चुकी थी। जख्मी लोगों के लिए प्रॉपर इलाज तक नहीं था। बिजली सिर्फ फौजी अड्डों पर यानी RSF के कंट्रोल में थी। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के मुताबिक अप्रैल के बाद सूडान में हर घंटे में 4 बच्चे भूख या किसी बीमारी की वजह से मर रहे थे। 2023 में दारफूर का नाम फिर से दुनिया के बदतरीन इंसानी क्राइसिस में शुमार हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी दुनिया के किसी मुल्क ने सूडान का नाम तक नहीं लिया। 2 जर्नलों की लालच ने पूरे सूडान को मलबे में बदल दिया। सूडान आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम अब दुनिया के नक्शे से मिटा चुका था। सूडान की ये वो जंग थी जहां जमीन तो सोना देती थी मगर वहां के लोग भूख से मर रहे थे। जहां जंग खत्म होने के बजाय हर बार एक नया रुख लेती। सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क हुआ करता था मगर 2003 के बाद से दुनिया के सबसे बड़े इंसानी क्राइसिस का मरकज बन चुका था। 2 फौजें, एक जमीन और लाखों बेकसूर जिंदगियां रोज खत्म होती थी। हर 3 में से 1 सूडानी शख्स को इसके घर में ही मारा जाता था। करोड़ों से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम होने लगे। अस्पताल वो जगह जहाँ जिंदगियां मिलती थी वहाँ की बिल्डिंग अब मिलियामेट बन चुकी थी। इस कहानी का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सब कुछ आखिर हुआ क्यों? क्योंकि 1956 के बाद से सिविल हुकूमतें हों या फिर कोई फौजी जर्नल आए हों, मगर शुरू से ही सूडान एक गरीब मुल्क था। अगर आप सूडान की जियोग्राफी देखें तो सूडान की जमीन के अंदर सोने और तेल की इतनी मिकदार मौजूद है कि आज भी सूडान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों को पीछे छोड़ सकता है, मगर फिर भी यहाँ इंसानी बहरान रुकने का नाम तक नहीं ले रही। और जिन कंट्रीज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो UAE, रशिया और मिस्र की कंट्रीज है।